हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की ज्योग्राफी की क्लास में, जहां हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं स्थलाकृतियों के बारे में। तो चलिए स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि स्थलाकृतियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। हम इन सभी बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई थिंक चलिए तो चलिए बात करते हैं स्थलाकृतियों की। स्थलाकृतियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और यहाँ पे इसके स्थलाकृतियाँ समाप्त करने के बाद हम लोग सबसे बेहतरीन चैप्टर पे, यानी पूरे एक सेशन में हम लोग एंट्री करने वाले हैं, जिसका नाम है जलवायु विज्ञान, है ना। ये बहुत ही जबरदस्त आने वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही शानदार और जानदार है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न है वो जलवायु विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे स्थलाकृतियां बनती किस प्रकार से है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से बनते हैं। देखिए बात ऐसा है, स्थलाकृति जरा समझिए। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसका मतलब निकलेगा स्थल और कृति। इसका दो शब्द से निर्माण हुआ है, जिसका नाम है, एक का नाम है स्थल और दूसरा का नाम है कृति। क्या है? दूसरा का नाम क्या है? कृति। एक का नाम हमारा हो गया, बोलेंगे सर स्थल है, और दूसरा क्या है सर? तो कृति है। कृति का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे सर कृति का मतलब होता है संरचना। क्या होता है? तो सर कृति का जो मतलब होता है वो होता है संरचना होता है। और स्थल का मतलब होता है, मतलब संरचना कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, आकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आकार भी इसे हम नाम दे सकते हैं कि इसका आकार कैसा है, इसकी संरचना किस प्रकार से, हम लोग इसका भी नाम। सभी को गुड मॉर्निंग। और यानी स्थल का मतलब तो स्थल ही होता है, यानी भूमि होता है, यानी भूमि का भूखंड कह सकते हैं, या स्थल यानी भूमि का जो ऊपरी भाग है ना, या जो भूमि का जो जो जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं उसका स्थल, उसको हम लोग स्थल कहते हैं, ठीक है। यानी उसके स्थल की कृति किन प्रकार से होगी, उनकी संरचना कैसे होगी, उनका आकार किस प्रकार से होगा, इन सब की जो चर्चा हम लोग देखेंगे। इन सब की जो हम चर्चा देखें, आखिर इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, किन किन तरह की स्थलाकृतियां बनती है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो आपने बात को समझ लिया कि स्थलाकृति क्या होती है। तो स्थल और कृति से दो शब्द से मिलकर बना है। तो स्थल का मतलब स्थल होता है, और कृति का मतलब स्वरूप कह सकते हैं, आकार कह सकते हैं, या फिर संरचना भी इसे कह सकते हैं। क्या? स्वरूप भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी के भूखंड का वह स्वरूप जो एक नया नया आकार लेते रहते हैं, वो क्या है? स्थल रूप बन जाते हैं, स्थल स्वरूप बनते हैं, स्थल कृतियां बन जाती हैं। हम लोग इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं, प्रश्न आएगा कि स्थलाकृतियों में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार से स्थलाकृतियां बनती हैं। तो बोलेंगे सर देखिए, सबसे पहले जो स्थलाकृति पढ़ेंगे हम लोग, उसमें नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके? नदी की स्थलाकृतियां अलग होती है, कि नदी के द्वारा कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कितने प्रकार से नदी के निर्माण होते हैं, नदियां जो है कितने प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। उसके बाद हम लोग पवन के बारे में पढ़ेंगे, जब हवा चलती है, जब विंड आती है, जब वायु आता है, जब तेज हवाएं चलती है ना। तो रेगिस्तान में किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, अन्य जगहों पर जब पवनों के कारण किस प्रकार से स्थलाकृतियां बनती है, जल के कारण किस प्रकार से स्थलाकृति बनती है, जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, ये सभी हम लोग नदी वाले सेक्टर में पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हिमनद, यानी हिमानी, यानी बर्फ के माध्यम से कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको समझ में सब कुछ आएगा कि कैसे कैसे इन सब स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और फिर आपने देखेंगे कि हाँ, हम किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। क्या पढ़ेंगे? तो सर नदी द्वारा निर्मित निर्मित स्थलाकृति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी नदी द्वारा कितने प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरा मैंने बोला कि पवन के द्वारा, है ना, यहीं पर हम लोग जलप्रपात वगैरह पढ़ेंगे, कहां पर? नदी वाले सेक्टर में पढ़ेंगे, है ना। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, ठीक है। और तीसरा आपको क्या हो जाएगा? हिमनद। हिमनद द्वारा
निर्मित स्थलाकृतियां। और एनसीईआरटी जो लोग भी पढ़ रहे होंगे, वो लोग एनसीईआरटी के बैच जो पढ़ रहे हैं, से नम्र निवेदन है कि भाई साहब उसका नोट्स अलग से करते चलना एनसीईआरटी का, ठीक है। क्लास 6 से पढ़ा रहे हैं ना, तो 6 कंप्लीट हो गया है, 7 में पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी का नोट्स आप बिल्कुल अलग से करते चलेंगे, ठीक है। इसमें मिक्स मत करना। एनसीईआरटी में जैसे क्या है ना, एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें जो छोटी छोटी जो वर्ड्स है, जो वर्ड में प्रॉब्लम आपको होता है, वहां पर वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहला हेडिंग लिखिए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। क्या लिखेंगे? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, हेडिंग में लिखिएगा। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ठीक है। कि नदी द्वारा कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये बात करते हैं। देखिए सबसे पहले नदी के बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले नदी के बारे में समझते हैं कि नदी और नदी के जो कह सकते हैं कि नदी और नदी के द्वारा जो जो स्थलाकृतियां बनाई जाती है वो किस प्रकार से बनती है। देखिए आप स्थलाकृतियों को तभी समझ सकते हैं जब आप नदी को समझिएगा। अगर आपको नदी के बारे में समझ में आएगा कि नदी क्या होता है, नदी का आगमन किस प्रकार से होता है, नदी का निकास कैसे होता है, उसका स्रोत कैसे हो, तो आप इसके स्थल, जैसे मान लीजिए किसी के हम उद्गम जानते हैं तभी तो हम उसके, है ना, ठीक है। तो बात ऐसी है, ठीक है। तो नदी द्वारा कितनी, तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि नदी कितने प्रकार से, हम लोग इसमें अपवाह देखेंगे, है ना, इसमें बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी नदी के बारे में समझते हैं कि आखिर प्रश्न अगर उठता है कि सर नदी क्या है, क्या प्रश्न आता है कि सर एक बात बताओ, हम नदी पढ़ रहे हैं तो नदी की स्थलाकृति हम तब जानेंगे जब हम समझेंगे कि नदी क्या है, नदी होता क्या है, नदी कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी डिफाइन करते चलेंगे। क्या होता है ना कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक चीज पढ़ना उचित नहीं है, कुछ बातों को हम लोग क्या होता है नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए। मान लिया आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले कि भाई साहब एक बात बताओ, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बताओ आप नदी के बारे में पढ़े हो, तो बोलोगे जी हाँ मैं नदी के बारे में पढ़ा हूँ। तो तत्काल वो आपसे पूछेगा कि बताओ कि नदी क्या है, नदी हम किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? नदी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे नदियां क्या होती, तो नदियां पृथ्वी सतह पर वह कहते वाही जल का वह स्रोत है, वाही मतलब बहता हुआ जल का वह स्रोत है जो सागर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा माध्यम है, ठीक है। तो नदी क्या है, तो बोलेंगे सर नदियां पृथ्वी सतह पर वाही जल का वह स्रोत या वह माध्यम है, वह माध्यम है जो सागर तक पहुंचाने में, पानियों को मतलब वाही जल को यानी बहते हुए जल को सागर तक पहुंचाने में जो काम आता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम नदी कहते हैं। तो क्या इतना से क्लियर हो गया? अगर इतना से क्लियर हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम इसे लंबा से विस्तार करके समझाएंगे नदी आखिर होता क्या है। जैसे कहता है कि जब विशाल मात्रा में जल जिसका एक कह सकते हैं एक स्रोत हो और उसका एक निकास हो, जैसे मान ली एक बड़ा सा मात्रा में जैसे हिमालय से निकलती है नदियां, उसका एक बड़ा सा स्रोत होता है और उसका एक क्या होता है, एक निकास होता है, जहां जैसे मान ली डेल्टा बना रहा है, कोई एस्यूरी बना रहा है ना, तो ये निकास होता है, यहाँ से उद्गम हो रहा है नदी का और यहाँ से क्या हो रहा है, इसका इसका चालन हो रहा है और यहाँ पर जाकर ये निकास कर रही है, अपने आप को समाप्त कर रही है, नदी अपने आप को मिला रही है कहाँ, तो महासागर में या सागर में, समुद्र में मिला रही है नदियां। कहाँ से? उद्गम से लेकर के जब नदियां अपने आप को निकास यानी महासागर, समुद्र और महासागरों में जाकर जब अपने आप को निक्षेपित करती, मिलाती है, तो यही माध्यम को, इसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, इस माध्यम को हम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गया? क्या हमने समझा कि नदियां क्या होती है, तो पृथ्वी सतह पर वाही जल, वाही मतलब बहता हुआ जल का, इसका है तो वाही जल यानी बहता हुआ जल का एक बड़ा स्रोत होता है, एक बड़ा माध्यम होता है, जहां तक तो महासागरों तक पहुंचाने के माध्यम को ही क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। क्लियर हो गया? और सिंपल कर दिए सर, तो एक और एकदम एकदम 2 वर्ड में क्लियर, ठीक है। बहते हुए जल, ध्यान देना, बहते हुए जल को जिस माध्यम से महासागर तक पहुंचाया जाता है वही माध्यम नदी कहलाती है।
क्लियर हो गया? अब इससे ज़्यादा शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमने क्या बोला, सभी लोग ध्यान से लिख लीजिए नोट्स में कि बहते हुए जल को, क्या लिखेंगे, बहते हुए जल को जिस माध्यम से महासागर या समुद्र तक पहुंचाया जाता है वह माध्यम नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। तो मैं इसे लिख देता हूं एकदम सिंपल में, ठीक है। क्या लिखेंगे? बहता हुआ, बहते हुए ना, ज्यादा बेटर लगेगा बहते हुए ना, बहते हुए, बहते हुए जल को जिस माध्यम से, है ना, जिस माध्यम से, बहते हुए जल को जिस माध्यम से समुद्र या महासागर, ठीक है, कोई पानी बह रहा है, समुद्र या महासागर तक पहुंचाया जाता है, पहुंचाया, पहुंचाया, है ना, तक पहुंचाया जाता है या पहुंचाया जाता है उस माध्यम को, ऐसे समझाता हूं, एक बात को और समझाता हूं, उस माध्यम को नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस माध्यम को नदी कहते हैं, ठीक है। लेकिन तत्काल आपसे एक प्रश्न और पूछेगा अगला व्यक्ति, क्या पूछेगा? प्रश्न आपसे ये पूछेगा, एक बात बताओ, आपने बोला कि समुद्र तक पहुंचाना, लेकिन कुछ नदियां तो समुद्र तक जाती ही नहीं है, बीच रास्ता में सूख जाती है, तो उसे नदी कैसे बोलेंगे? वो तो समुद्र तक नहीं पहुंच रहा है, वो महासागर तक नहीं पहुंच रहा है। तो मैं आपको उत्तर देता हूं, तो आपको वहां पर तुरंत तत्काल आपके सेंटेंस में तुरंत चयन करके इसको थोड़ा चेंज करना, मॉडिफाई करना। क्या? कि बहते हुए जल को जिस माध्यम से समुद्र महासागर तक नहीं, अगर वो नदियां बड़ी नदियों में भी जाकर मिलती है ना, या फिर स्रोत से निकलते हुए, जबकि जब कोई जल स्रोत से निकलकर आगे अन्य मार्गों तक सफर करती है, वो माध्यम भी क्या, नदी का ही एक भाग कहलाता है। क्या? नदी ही कहलाता है। अब देखिए, कोई छोटी छोटी नदी होती है, वो निकलती है, बारिश हुआ, बाढ़ आया, बहुत सारी पानी है, तो आगे तक निकला। कितनी नदियां तो गंगा में जाकर नहीं मिलती, यमुना में नहीं मिल पाती, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नदी नहीं है, लेकिन बहुत अत्यंत छोटी नदियों में उसकी गिनती होती है, ठीक है। चलिए, लेकिन मुख्य रूप से नदी ये होती है ना, नदी ये होती है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी नदी बोल देते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग कुछ भी उलट पलट नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर नदियों का निकास किस प्रकार से होता है, नदियों का स्रोत का आगमन किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पर्वत बना रहा हूं, एक समतल जमीन बनाएंगे और एक सागर बनाएंगे, तीनों चीज का हम लोग निर्माण करेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा निर्माण करते हैं। ये मान लीजिए पर्वत हो गया। अब इस पर्वत से क्या होती है, ये पर्वत से यहाँ पर ग्लेशियर बहुत सारे होते हैं, ग्लेशियर यहाँ से पिघलना चालू करेगा, है ना, पिघलना क्या करेगा, ग्लेशियर चालू करेगा पिघलना, ये समतल पे आएगा यानी भूमि में आएगा, और भूमि से चलते हुए कहाँ, तो सागर के नीतल में जाएगा। कहाँ जाएगा? सागर के नीतल में जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक फिगर बना दिया। आइए, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। क्या है ये बर्फ है ना, ग्लेशियर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये ग्लेशियर है, ठीक है। ये क्या है? ग्लेशियर है। और ये क्या आपको? तो बोलेंगे सर पर्वत है, एक स्लूप है। और यहाँ पर क्या है? तो बोलेंगे सर ये एक ढाल है। क्या है? ये जो है ना, यहाँ से यहाँ, ये आपको दिख रहा है, ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? तो बोलेंगे सर ये ढाल है। क्या बन रहा है सर? ये ढाल है। ये स्लोप, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, और हिंदी में कहेंगे ढाल। ढाल या बोलेंगे स्लोप है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये ग्लेशियर है। क्या हो गया? ग्लेशियर हो गया। जब पिघलती है, ध्यान देना, ग्लेशियर जब पिघलेगी, ग्लेशियर जब हल्की हल्की जब पिघलती है, तो यहां से पानी जो है इस तरह से माध्यम से चलते हुए क्या होती है, इस तरह से चलते हुए, यानी ढाल से नीचे चलते हुए, ढाल से नीचे चलते हुए
कहां पर जाकर गिरती है? अपने आप को निक्षेपित करती है। कहां पे? तो समुद्र में अपने आप को निक्षेपित करती है, महासागरों में अपने आप को निक्षेपित करती है। और ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये जल है। कह सकते हैं यहां पर मैं महासागर में इसको लिख दूं तो लिख देंगे सर इसको महासागर कह देंगे। ठीक है, ये क्या है? तो बोलेंगे सर महासागर। क्या हो गया सर? महासागर। और ये क्या हो गया? तो इसे बोलेंगे बहते हुए जल को हमने क्या बोला था कि सर बहते हुए जल को हम क्या बोलेंगे? वाही जल कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं सर? वाही जल। तो क्या सर हम इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे लिख देंगे सर वाही जल, यानी बहता हुआ जल। यही बहता हुआ जल जब जाकर समुद्र या महासागर में मिल जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं? नदी की दर्जा देते हैं। किसका दर्जा देते हैं? तो हम इसे नदी का दर्जा देते हैं। अब यहां पर जो नदियां जो आ रही है, जो इस प्रकार से अपने आप को निक्षेपित कर रही है, इसे क्या कहेंगे सर? तो इसे कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं निकास। क्या कहेंगे? ये नदियां क्या कर रही है? अपने आप को निकास कर रही, एग्जिट हो रही है। और ये क्या है नदियों का? तो बोलेंगे सर ये नदियों का स्रोत है। क्या है ये? तो बोलेंगे सर ये क्या है? तो बोलेंगे नदियों का ये क्या है? तो स्रोत है। क्या है ये? तो सर ये नदियों का स्रोत है, यानी नदियां यहीं से निकलते हुए आगे सफर करती है। और नदियां जब ग्लेशियर से पिघलकर जब आगे जाती है तो जब आगे जो बह रहा है जल को, इसी बहते हुए जल को हम क्या बोलेंगे सर? वाही जल बोलेंगे। और यही बहता हुआ जल अपने आप को महासागर में निकास यानी निक्षेपित कर देता है और यहाँ पर जाकर डेल्टा का कोई निर्माण करेगा, कोई एस्यूरी का। अब आपके मन में डाउट हो रहा है सर एस्यूरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है? समझाएंगे, अभी आने वाला क्लास आएगा उसको समझाएंगे। ठीक है, डेल्टा एस्यूरी सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा सब्र कर लो। ठीक है, और यही निकास को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी निकास को हम लोग कहीं पे डेल्टा कहते हैं तो कहीं पर एस्यूरी कहते हैं। याद रखो डेल्टा, मुख्य रूप से आप याद रखो डेल्टा कहां पर बनता है। तो अभी थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा डेल्टा कल के क्लास में। तो डेल्टा कहां पर होगा? तो बोलेंगे सर डेल्टा जो होता है वो जो अरब सॉरी बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां अपने आप को निक्षेपित करती है, जितनी नदियां अपने आप को निकास बंगाल की खाड़ी में जहां महासागर में जब मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जब जाकर गिरती है तब जाकर वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। और जितनी नदियां अपने आप को अरब सागर में गिराती है वो सभी के सभी नदियां एस्यूरी का निर्माण करती है। अब मन में डाउट है सर ये एस्यूरी और डेल्टा, तो मैंने बोला इसकी चर्चा हम लोग कल अगले क्लास में करेंगे। आज पहले इसको बढ़िया से समझ लो स्थलाकृति के बारे में, फिर हम लोग डेल्टा भी समझेंगे, एस्यूरी भी समझेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना। ठीक है, मैं इसको ऑन करना मैं भूल गया था। ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया था। ठीक है चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया? तो फटाफट जरा सब लोग ओके क्या करोगे ओके तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस नदियों हम लोग कुछ और बातों को मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जरा ध्यान देना। अब ये नदियों से क्या हो रहा है? ये तो वाही जल इतना समझ गया। अब देखिए वर्षा किस प्रकार से होती है। अब ये नदियां बह रही है, अब ये नदियों से क्या होता है? बहुत तेज धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो ताप आ रहा है, सूर्य ताप पड़ रहा है। ध्यान देना, जब इस महासागर पर सूर्य की किरणें, ध्यान देना यहां पर मान लो कि सूर्य है, हालांकि लाल अच्छा लगता है सूर्य ना, मान लो कि यहां पर क्या है? सूर्य है क्या है यहां पर? सूर्य है। ठीक है, और सूरज दाता क्या हो रहे हैं? यहां से चमक रहे हैं और इसका प्रकाश जो है, किरणें यहां पर आ रही। कहां पर? तो सूर्य की किरणें आ रही है, महासागर पर पड़ रही है। तो बताइए जब सूर्य की किरणें महासागर पर पड़ेगी तो महासागर का जल गर्म होगा या ठंडा होगा? बताइएगा, महासागर का सूर्य की महासागर का जल गर्म होगा या ठंडा होगा? तो बोलेंगे सर महासागर का जल बिल्कुल गर्म होगा। तो एक बात बताइए, जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उपरांत क्या होता है? तो बोलेंगे सर गर्म करने के उपरांत तो क्या होगा? यहां पर सर वाष्पन विधि होगी। कौन सा विधि होगी? तो बोलेंगे सर जब महासागर के जल जब गर्म होंगे तो क्या होगा? वहां पर वो वाष्प बनकर वो ऊपर उड़ेंगे और ऊपर उड़ने के बाद यहां पर सर बादल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा सर? तो बादल का निर्माण करेंगे ये लोग। और जब ये बादल का निर्माण करेंगे सर, तो जब बादल बनेगा तो निश्चित तौर पे सर वर्षा कहाँ होगी? तो निश्चित तौर पे वर्षा जो होगी सर वो बिल्कुल यहीं पे आपको फिर क्या होगी? तो यहीं पर आपको वर्षा की बूंदें आपको देखने को मिलेगी। किसकी बूंदें? तो सर वर्षा की बूंदें आपको देखने को मिलेगी। बारिश करवा दूं, है ना क्या मिलेगी सर? तो वर्षा की बूंदें हमें देखने को प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया।
तो वर्षा कहाँ पे वर्षा होगी सर? क्या सिर्फ महासागर में होगी? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ महासागर में नहीं होगी। जब बादल का निर्माण होगी, जैसे एक बात बताऊं, मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया है ना, कल मैं एनसीईआरटी में सेम चीज में पढ़ा रहा था, यहाँ पर महासागर में पानी गर्म हो रहा है, ये उड़ उड़ पानी जैसे ही वो गर्म होगा तो कहाँ जाएगा? वो हवा, वाष्प बन के कहाँ गया? हवा में गया। हवा में गया तो ये पानी की जो बूंदे हैं वो क्या कर लिया? तो बादल का रूप ले लिया, ठीक है। और बादल का रूप ले लिया तो वो हवा जो क्या करता है? हवा उसे धकेल देता है। जब हम लोग सुनते हैं ना पश्चिमी विक्षोभ, है ना, पश्चिमी मानसून जो आता है, मानसून, तो हवा जब उस बादल को धक्का देता है, तो इस बादल को हवा यहाँ से धक्का देगा तो इधर आएगा, तब ये वर्षा कहाँ करेगा? तब फिर ये वर्षा स्थल में आकर करेगा या फिर नदियों में आकर करेगा, बहुत जगह पे आकर करेगा। जरूरी नहीं कि महासागर में भी वर्षा होगी, लेकिन स्थल में भी वर्षा होगी जब हवा उसे धक्का देते हुए स्थल की ओर लेकर चलता है, ठीक है। तो जब हवा उसे बादल, देखते हम लोग बादल को देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह बादल इधर से उधर, कभी उधर से इधर होते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे बरसात के मौसम में। तो वही हवा का ये देन है, पवन का देन है कि बादल को क्या करता है? धक्का देता है। तो बादल को जिधर धक्का दिया और बादल में अत्यधिक पानी की मात्रा जो होती है वो अधिक से अधिक ठंड हो जाती है। देखो बारिश का पानी कभी गर्म नहीं होता, हमेशा ठंडा होता है, कभी आपको गर्म नहीं लगेगा। बरसात का पानी क्यों ठंडा होता है? क्योंकि जब वाष्प बनता है तो उड़कर ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप को हल्का कर लेता है। जब वो हल्का करता है तो ऊपर चला गया आसमान में, तो वहां पर जाके बादल बना लिया, और जब बादल बन गया तो वहां पर बर्फ की जो बारिश की जो वाष्प की जो पानी होती है वो बूंदे ठंडी हो जाती है, और ठंडी होगी तो वहां पर उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, वो भारी हो जाएगा, और भारी होने के दरमियान वो बादल से नीचे गिरने लगता है, जिसके कारण हमें वर्षा होते हुए प्रतीत होता है। बात समझ में आ गई? तो इन कारणों से समझ में आ गया किन कारणों से वर्षा होती है। और जब वर्षा होगी तो नदियों में पानी की मात्रा और तेजी होगी, और नदियों में जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जो नदियों में बाढ़ आएगा तो कटाव की स्थिति होगी, नदी चौड़ी होगी, नदी की गहराई बढ़ेगी। इन सब कारणों का कारण क्या बनता है? तो वर्षा यानी बहावी जल यानी वाही जल बनता है, बहता हुआ जल इन सब कारणों का कारण बनता है। बोलो क्लियर? यहां तक बातें हो गई? आज तो आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो यह सुनो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको बात आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको मैं पहले बना रहा हूँ पहले आप उसी को बनाना, पहले महासागर बनाना, फिर सूर्य बनाना, और फिर वर्षा कराना, और वर्षा कराने के बाद वाष्पन करना। अच्छा मैं इसको वाष्पन लिख दूं ना, ये क्या है? तो वाष्पन हो रहा है। ये ब्लैक पट्टी क्या है? तो बोलेंगे सर वाष्पन हो रहा है। वाष्पन क्या? वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन जब होगा तो क्या होगा? बादल का निर्माण करेगा, और यही बादल क्या करेगा? तो वर्षा करवाएगा। इसको लिख देते हैं बारिश, है ना, क्या लिखते हैं? वर्षा। ये वर्षा किसी लड़के का नाम क्या है? बारिश हो रही है, यानी वर्षा यहां पर हो रही। ग्लेशियर हो गया, ठीक है। चलिए बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? हालांकि हम एक पूरा फिगर, हमको एक पूरा पैनल लेना चाहिए था, पूरा पेज ही लेना चाहिए था इस पे हम लोग को डिस्कशन करने के लिए, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया तो सभी लोग जरा, सभी लोग क्या यस करेगा? तो है नहीं है। चलिए चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। निकास को ही क्या कहते हैं? निकास को ही कहते हैं माउथ, MOUTH, माउथ बोलेंगे। हम लोग इस सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ये सूर्य ताप क्या होता है सर? ये सब बता दो, घबराओ मत। आ रहा है जलवायु विज्ञान, आ रहा है, हम लोग जल ही जल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जलवायु विज्ञान में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करो। बस एक दो क्लास और वेट करने के बाद स्थलाकृति बहुत इंपॉर्टेंट, पवन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्माण कैसे होता है। ये सब आया था, यारडांग क्या है, तो कौन सी स्थलाकृति, बहुत भयानक भयानक चीजें हैं जो एग्जाम में आता है। तो फिर लड़के दिन में तारे नजर आते हैं और रात में सूर्य नजर आने लगता है, ये सब चीजें हैं। आइए बात करते हैं, नदी हमने पढ़ लिया, तो अपवाह, अपवाह प्रति रूप की बात कर लेते हैं, है ना। आप लोग को मैं अपवाह बता चुका हूं कि आखिर शायद अपवाह क्या होता है। चलिए थोड़ा सा अपवाह बारे में बताते हैं, फिर अपवाह प्रतिरूप पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आइए चलिए, अपवाह क्या होता है जरा बताइएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, मैं कल मैं कुछ क्वेश्चन आई थिंक पूछा था, है ना, तो आप उस क्वेश्चन को जो मैं बताया हूँ जो तरीका से, कि जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप उसको, जैसे मान लीजिए जब भी मैंने पूछा कि नदी क्या है, तो नदी के बारे में थोड़ा जितना हो सकता है उसको एक पेज में खुद से अपने मन से नहीं हो सकता है तो उसे देखकर नोट से लिखो, ठीक है, लेकिन लिखो जरूर, उसे एक होमवर्क का कॉपी बनाओ। मैं रोज, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं रोज एक क्वेश्चन दूंगा आपको, और उस क्वेश्चन को लिखना है और उसका आंसर देना है, और आंसर देना उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। मैं अपना ऑफलाइन में मैंने इस प्रक्रिया को मैंने करके देखा था, और बच्चे उससे बहुत अधिक लाभान्वित हुए थे। मेरी गारंटी है कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो आपको इतना बार लिखवा दूंगा कि आपको खुद ब खुद वो चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, ये अपवाह क्या होता है, और अपवाह कह सकते हैं कि अपवाह प्रतिरूप
क्या होता है, जरा समझिए अपवाह क्या होता है। तो अपवाह जरा समझो, अपवाह यानी जब नदियों का पानी बहता हुआ जाता है, यानी किसी चीज को बहाती हुई जब चलती है किसी चीज को, तो वो क्या कहलाता है, वो अपवाह कहलाता है। जब नदियों का पानी किसी चीजों को, मतलब गंदगी को, है ना, कीड़े मतलब कीचड़ को वगैरह को, सब कुछ को, धूल कंकड़ को अपने साथ जब बहाते हुए जब वो लेकर चलती, तो वो क्या कहलाती, अपवाह कहलाती है। ठीक है, तो सर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, तो बोलेंगे जब नदियां अपने सहायक नदियों के साथ, जब नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक ज्यामितीय आकार बना लेती है। कैसा, जब नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक ज्यामितीय आकार बना लेती है। जैसे मान लिया जाए ये कोई नदी है, ठीक है, ये मान लो कि गंगा मैया है, ठीक है, यहां इसका निकास हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला जब कोई नदी, मुख्य नदी या फिर बड़ी नदी कह सकते हैं, जब कोई नदी अपनी सहायक नदियों के साथ, है ना, अपनी सहायक नदियों के साथ, अपनी सहायक नदियों के साथ कोई ज्यामितीय आकार बना लेती है, क्या बनाती है, कोई ज्यामितीय आकार बना लेती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। मान लो कि एक गंगा नदी है, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। तो अगर देखा जाए कि गंगा नदी इस प्रकार से बह रही है, तो गंगा कहीं पैरेलल जो एक नदी है जिसका नाम है जमुना, और वो आकर गंगा में मिल जाती है। तो जो आकर इस जो आकार लिया है, ये आकार ये आप देख रहे हो, है ना, इसको थोड़ा सा डिफरेंस में बांध दो, ये आकार मान लो, ठीक है, मतलब ये अलग है वो अलग है, दोनों अलग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या होती है नदियों में, तो कुछ नदियां इस प्रकार से होती है, ये तो मान लो कि एक है ना, और ये मैंने दो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, अभी और मैं बता रहा हूं, है ना। कुछ नदियां जो होती है यहां पर आकर मिलती है, इस प्रकार से मिलती है, ठीक है। कुछ नदियां जो होती है वो इस प्रकार से रहती है। ये सब क्या है, तो अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। मैं सिर्फ बना रहा हूं क्या, समझा भी रहा हूं, जरा देख लो, मैं इसको समझाता हूं आपको, पहले समझो कि अपवाह प्रतिरूप होता क्या। प्रतिरूप यानी बहते हुए जल का रूप कैसा है, प्रतिरूप मतलब उसका कॉपी, है ना। प्रति का मतलब हो गया पीस, मतलब कितने पीस हो रहे हैं, है ना, और रूप का मतलब सेम, उसी के जैसा कितने रूप बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये गंगा नदी जो है इस तरह से बह रही है, उसके आपको इसके समतल जिसके जितनी भी सहायक नदियां, चाहे वो घग्गर हो, है ना, तो जितनी भी नदियां जो आकर इसके साथ मिल रही है, तो ये किस आकार, कौन से आकार का निर्माण कर रही है ना, आकार क्या बना रही है, तो इस आकार को हम लोग बोलते हैं वृक्षाकार आकार। कैसा, ये वृक्ष की भांति ये पूरी तरह से लिपटा हुआ, ये वृक्ष की तरह, जैसे ये वृक्ष है और ये वृक्ष के अगल बगल क्या है, तो टहनियां निकली हुई है। ये कौन सा आकार है, तो ये पैरेलल है, देखो ये पैरेलल है, ये और ये दोनों समानांतर जा रही है, तो ये हो गया पैरेलल आकार ले रहा है। ये कौन सा है, तो अगर देखा जाएगा तो ये अगर आप लोग सुनेंगे अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल, मैं आपको पढ़ाया हूँगा शुरुआत में, तो आप लोग देखेंगे कि अपकेंद्री बल में क्या होता है कि चीजें यहां से बाहर निकलती है, और अभिकेंद्री में क्या होता है, चीजें क्या होती है, अंदर लगती है। तो जो चीजें अंदर लग रही है होगी अभिकेंद्री प्रतिरूप हो गया, और जो बाहर की ओर जा रही वो हो गया अपकेंद्री हो गया, ठीक है। तो अपकेंद्री बाहर यानी जो एक स्रोत है और वहां से चारों तरफ से नदियां निकल रही है, ठीक है। यहां मान लो एक स्रोत है और इस स्रोत से नदियां, बहुत सारी नदियां निकल रही, तो वो जो नदियां निकलती चारों तरफ से, नदियां जो इसके स्रोत के चारों तरफ से नदियां निकल रही, वह स्रोत क्या, तो अपकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जबकि अगर यहां देखा जाए तो ये कोई स्रोत है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, और वहां पर बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ से नदियां आकर के बंगाल की खाड़ी में अपने आप को निक्षेपित करती है, निकास करती है, वहीं पर गिराती है। तो ये कौन सा स्वरूप हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये अभिकेंद्री है। कैसा है, तो बोलेंगे सर ये तो बोलेंगे सर ये अभिकेंद्री। बहुत सारे प्रकार के, क्या इतने ही 3-4 ही होंगे, जी बिल्कुल नहीं होंगे, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है ना। बहुत सारी नदियां चतुर्भुजाकार ले लेती है, समचतुर्भुजाकार ले लेती है, तो ऐसे बहुत सारी प्रकार की नदियां होती है। लेकिन मुख्य रूप जो फेमस है वो यही एक दो, खाली एक दो जो है जो काफी फेमस, जो हम लोग के एग्जाम में अगर पूछ सकता है तो वृक्षाकार वगैरह पूछ सकता है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के रूप में समझाते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अपवाह प्रतिरूप में आपने समझ लिया होगा कि अपवाह यानी बहता हुआ जल कौन सा आकार अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर कौन सा आकार लेता है, तो वही आकार क्या कहलाता है, अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। वो आकार क्या कहलाएगा, तो अपवाह प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। तो अगर जो चाहे
इसको फटाफट लिख सकते हैं कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। लिखेंगे, जब, लिखिए सभी लोग, जब नदियां अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर, जब नदियां अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर, अपने सहायक, एक नदी तो बनेगा नहीं, एक नदी से बनेगा तो फिर पैरेलल रहेगा, तो पैरेलल बन जाएगा, ऐसा कोई बात तो है नहीं, है ना। जब नदियां अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर, अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर एक ज्यामितीय आकार, एक ज्यामितीय, जब नदियां अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर एक ज्यामितीय आकार बनाती है, आकार बनाती है, अपवाह प्रतिरूप कहलाता है, अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बोलेंगे सर अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। तो सर अपवाह प्रतिरूप के कितने प्रकार होंगे? अपवाह प्रतिरूप के प्रकार। तो सर अपवाह प्रतिरूप के कितने प्रकार? तो बोलेंगे भाई साहब ऐसे तो इसके कितने भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो हम लोग जान लेंगे। जैसे बोलेंगे वृक्षाकार हो गया, समानांतर हो गया, हेरिंग हो गया, हेरिंग बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिंग बोन हो गया, उसके अलावा फिर अपकेंद्री हो गया, अभिकेंद्री हो गया, ये सब हो सकते हैं। चलिए, तो पहला अपवाह प्रतिरूप का हम लोग नाम जानते हैं, इसका नाम है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सर वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। सर मैं आप गंगा के बारे में बताएं तो गंगा के बारे में पूरा नहीं बताएं जी, बताएंगे जब हम लोग भारत की नदियां पढ़ेंगे, जब लोग जब हम लोग भारत की नदियां पढ़ेंगी, तो जब हम लोग भारत के भूगोल में आएंगे, तो जब भारत की नदियां पढ़ेंगे वहां पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सब पूरा खानदान उल्टेंगे भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। चलिए, अब मैं सिर्फ प्रतिरूप बता रहा हूँ कि कौन कौन से आकार लेते हैं, सिर्फ अभी हम लोग को प्रतिरूप समझना है, ठीक है। और उसी पे भी हम लोग को फोकस करना है, इधर उधर भटकना भी फिलहाल नहीं है। आइए, तो मैं बोलूंगा कि सर ये जो एक नदी है, मैं छोटी छोटी नदियां बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक नदी है जिसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। और यहाँ पर कुछ नदियाँ जो है आकर के मिल जाती है, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। कुछ नदियाँ जो है आकर के इस प्रकार से मिल जाती है। अब सर ये जो नदियाँ जो आपस में आकर मिल रही है ना, गंगा में आकर जो अपने आप को समाहित कर रही है, ये जो नदियाँ बन रही, इसी को क्या बोलते हैं सर? तो इसी को बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। ये कौन सी नदी हो गई सर? तो ये हो गई गंगा मैया हो गई। और ये क्या है? तो बोलेंगे सर सहायक नदियां हैं। क्या बोलेंगे? सहायक। तो सर सहायक नदियां, क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है? तो इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। ये तो हेरिंग बोन बन गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो थोड़ा तिरछा करने दो। होल्ड होल्ड होल्ड। ये वृक्षाकार ना बनकर क्या बन गया? ये हेरिंग बोन बन गया है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है। आइए थोड़ा सा इसकी नदियों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये कोई नदी आकर मिल रही है, लेकिन इसमें भी आकर कोई नदी मिल रही है ना, इधर से आकर मिल रही है। ये कोई नदी आ रही है, लेकिन इससे पहले भी इसमें कोई आकर नदी मिल रही है, ठीक है। तो ये जो नदियां आपस में आकर के मिल रही है ना, ठीक है। ये जो नदियां आपस में आकर के मिल रही है, इसी को कहते हैं वृक्षाकार। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर वृक्षाकार।
क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं वृक्षा। ठीक है, अब ये क्या बन गया सर? ये हमारी गंगा नदी है ना? ये गंगा हो गई। और गंगा ये जो इतना सारा स्वरूप लेकर बैठी हुई है, तो ये जो स्वरूप हमें दिख रहा है, इस नदी का जो स्वरूप दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सर ये जो नदियां सहायक नदियां हैं। क्या है सर? ये सहायक है। सर ना लिखकर इधर लिखता हूं, ये क्या है सर? तो बोलेंगे ये सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां। और ये क्या है? तो सहायक नदियों के सहायक नदी है ये। ठीक है, तो ये जो रूप ले रहा है ये वृक्षाकार है। लेकिन जो मैं पिछला बार जो बन गया था बाय मिस्टेक, वो कौन सा? तो उसे बोलते हैं हेरिंग बोन अपवाह रूप। ऐसा कि किसका उदाहरण ले लेंगे? तो उदाहरण हम लोग उदाहरण लिखते चलेंगे। उदाहरण उदाहरण किसका लेंगे? तो बोलेंगे सर गंगा और अमेजन, सिंधु, ये सब इसके उदाहरण है। किसके? तो वृक्षाकार प्रतिरूप के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण किसका ले लेंगे सर? तो गंगा इसका उदाहरण है, अमेजन नदी इसका उदाहरण है ना? और कौन? तो बोलेंगे सर सिंधु नदी भी इसका उदाहरण है। कौन कौन? गंगा, अमेजन, सिंधु क्या है? वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। ठीक है, आइए कुछ और बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सेकंड अपवाह प्रतिरूप कौन हो जाएगा? तो चलो मैं हेरिंग बोन को ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हेरिंग बोन अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रति हेरिंगबोन अपवाह प्रतिरूप क्या होता है सर? तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या हो गई? हमारी गंगा नदी हो गई। और इसमें ठीक आकर क्या मिलती है? कुछ अन्य नदियां भी आकर मिलती है, एकदम सीधा सीधी आकर बाएं से मिल रही है इस प्रकार से। ठीक है तो क्या होगा? गंगा एवं इसके बाएं तट की नदियां क्या कहलाती है? तो हेरिंग बोन कहलाती है। गंगा एवं इसकी बाएं तट की नदियां, गंगा एवं इसकी बाएं तट की नदियां क्या है? तो इसका उदाहरण है। क्या पूछा आपसे कि किसका उदाहरण? तो बोलेंगे गंगा और इसकी बाएं तट की नदियां हेरिंग बोन का उदाहरण है। यानी अगर नदी इस प्रकार से अगर चलती है तो क्या बन जाएगी? तो वो हेरिंग बोन का एग्जाम्पल बन जाएगी। किसका एग्जाम्पल बन जाएगी सर? हेरिंग बोन का एग्जाम्पल बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? जो बाएं तट की जो नदियां वो सब सारी सारी क्या बन जाएंगी? तो हेरिंग बोन का एग्जाम्पल बन जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारी समानांतर नदियां होगी, गंगा और यमुना समानांतर नदियां हो गई। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका में, बात करें तो मिसिसिपी और मिसौरी आपको उत्तरी अमेरिका गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को मिलती है ना? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो मुरली डार्लिंग और मुरली आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा। समानांतर नदी का उदाहरण है। समानांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग और मुरली देखने को मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपको, मैंने बोला मिसिसिपी और मिसौरी गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को मिलता है। वहां भी आपको समानांतर प्रतिरूप का उदाहरण देखने को मिलता है। और भारत में गंगा यमुना हो गई, ये सब मुख्य रूप से इसके उदाहरण में गिनती इनकी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया है यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये मुख्य रूप से अगर बात करें, हालांकि मैंने बोला अब केंद्रीय प्रतिरूप होगा, है ना, अभी केंद्रीय प्रतिरूप होगा, तो ये सब हालांकि उतना जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई खास हमें जानने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए ये इसके क्या थे? तो प्रतिरूप थे, है ना? अगर आपकी इच्छा है तो हम इसको और भी, देखो बहुत सारे प्रतिरूप बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं 2 ही बता रहा हूँ तो 4 ही मैं 5 बताया हूँ, तो ऐसे 4-5 जरूरी नहीं, बहुत सारे बन सकते हैं। वो नदी के निर्भर कर सकता है कि नदी कितने प्रकार से गति करे, उस पर ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है,
नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज मैंने आपको नदी के बारे में थोड़ा सा बता दिया है ना। कल हम लोग और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो कल हम लोग कल भर नदी की क्लासेस कल भर चलेगी, हो सकता है ना, और एक दो दिन नदी की क्लासेस चलेगी। उसके अलावा फिर एक दिन मैं प्रयास करूंगा, एक दिन में पवन की जलप्रपात, एक दिन पूरा जलप्रपात चलेगा, है ना, डे आफ्टर टुमारो, परसों की क्लास में, ठीक है। तो 3 दिन क्लास नदी वाला मैं लूंगा, जहां पर आपको पूरा नदी किस प्रकार से आकार बना रही, प्रकार बना रही, जलप्रपात किस प्रकार से बन रहे हैं, है ना, उन सभी का निर्माण के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद 2-3 बस इस सप्ताह में ही हम लोग का ये पूरा भौतिक का यहाँ तक समाप्त होगा। वहाँ पर फिर नए अध्याय की हम लोग शुरुआत की, जिसका नाम होगा जलवायु विज्ञान होगा, जहाँ पर हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आपको यहाँ पर ताप के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आपको कोहरा के बारे में पढ़ेंगे, कुहासा क्या होता है, कोहरा कैसे बनता है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, सभी बारे में जलवायु विज्ञान में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग थोड़ा सा नदी के बारे में चर्चा करते हुए जलप्रपात में एंट्री करेंगे, और कल तक प्रयास करेंगे जल नदी को समाप्त करें। फिर परसों हम लोग पवन की जल्दी शुरुआत करते हैं। पवन और हिमनद ये 3 चीज़ें जहाँ पर हमें समय थोड़ा सा लेगा, और वो लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक में अंतर में ये आते हैं, ठीक है। ऐसे इतना जल्दी मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता, ये उचित नहीं होगा, सर्वथा अनुचित में गिनती इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं नदी के और विस्तार स्वरूप में हम लोग नदी में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।